नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला टेस्ट लेके आ चुका हूँ। ये टेस्ट नंबर 14वां है। देखो, आप इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करो, एईडीओ या सीजीएल 4 या बिहार के तमाम एग्जाम, जहाँ पे जीके जिसका क्वेश्चन आता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए ये जो सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूँ उसे पूरा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, इसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मान लो कि ये करंट अफेयर्स ही आपने देखा, पहले करंट अफेयर्स लिया हूँ, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीज़ें मिलेगा। तो इसे पढ़िएगा ना। और ये ऐसा नहीं कि पुराना क्वेश्चन है। देखो, ये अक्टूबर 2025 का क्वेश्चन है, नवंबर महीने का क्वेश्चन दिखेगा, सितंबर 2025 का क्वेश्चन दिखेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो न्यूज़ में है। तो इसे प्रिंट आउट करवा के बहुत मेहनत किया गया। और कहाँ मिलेगा ये कंटेंट? हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता और आपके लिए इतने उम्दा तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम क्या करो, खासतौर पर करंट अफेयर साइंस वाला सेक्शन और बाकी जो सेक्शन है जीके जीएस वाला, रिवीजन करिए, है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो उस टॉपिक पर जाके आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये फुल लेंथ टेस्ट है, तो फास्ट में नहीं लेके जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये परमानेंटली वहाँ पे पीडीएफ नहीं रहता है। तो आप जाके ज्वाइन करेंगे तो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने कह रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025 का इस बार का जो है थीम क्या था, विषय क्या था। तो इस बार का जो विषय था, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड 2025 का थीम था। अब यहाँ से प्रश्न पूछे क्या जा सकते हैं कि आप ये बता दो कि 8वें, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ये हुआ कहाँ। तो जाहिर सी बात है ये नई दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है। अगर ये पूछा जाए कि भाई नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखना भारत, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम, सभी लोग जानते हो, मंडपम में ये सम्मेलन हुआ। और कब हुआ भाई, ये डेट अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये 27 से 30 अक्टूबर 2025 में, है ना। तो ये 1 to 1 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो मैं बता चुका हूँ गुरुग्राम है, कई बार बता चुका हूँ। तो प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए ना, अप्रोच पता है तो आंसर देंगे आप। अगला प्रश्न है, अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों के लिए कि सर हम टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आपका तो कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मेरे साथ आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मैं आपको ये जो आप जनरल एप्टीट्यूड देख रहे हैं या जीएस पेपर देख रहे हैं, इसके 50 सेट है और ये इसमें फुल लेंथ टेस्ट है। और पता है इसका फी मात्र जो है ना 399 कर दिया हूँ। इसमें आप देख पा रहे हो कितना मेहनत किया गया है, सारे क्वेश्चन अपडेटेड, और बीपीएससी जिस टॉपिक से उठा के प्रश्न पूछता है उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन है। और ये इसमें 50 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है, तो 50 टेस्ट का आपका रिवीजन हो जाता है। सॉरी, 50 में 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसका 20 गुना क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाता है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और आप अगर मैथ रीजनिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो, ये भी 50 टेस्ट आपको मिल रहा है, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है, ठीक है। और इसका भी फी मात्र 399 है। इसमें 50 टेस्ट मिल रहा है और मैथ और रीजनिंग का टेस्ट जाके देख लीजिएगा। जितना मैथ और रीजनिंग का मैं टेस्ट में करवा रहा हूँ ना, उसको भी कर लीजिएगा, उसका सारे पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा और क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके मैथ और रीजनिंग का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप जाके देख लीजिएगा, उसमें यूट्यूब पे टेस्ट करवाया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर मेरा जीके जीएस वीक है या करंट अफेयर्स या साइंस वाला सेक्शन या आर्ट्स वाला सेक्शन या बिहार स्पेशल। तो देखो, ये जो सीरीज़ है ना आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ है और इसका फी मात्र 1099 है। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जीके जीएस पूरे तरीके से जीरो से कंप्लीट करवाया गया है, मैथ रीजनिंग भी एकदम जीरो से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है ना, आराम से मान लो कि आप कोई भी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो उस सेक्शन का 12 से 15 वीडियो रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का रहता है, तो आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो किसी का साइंस वीक है तो जाइए साइंस को पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहता है, तो सारी चीज़ें 1 to 1 कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कंप्लीट कोर्स है इसका फी है 1099। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी ये नंबर। इसी नंबर पे क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू है तो मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो आपके लिए और सर्वोत्तम है ना कि भाई आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास है, जल्दी जल्दी देख सकते हो जो सेक्शन वीक है। और अप्रोच यही होता है, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब मैथ और रीजनिंग सबका क्लास एक जगह मिल जाए, एकदम जीरो से। सारे फाउंडेशन क्लास में करवाया हूँ उसमें, है ना। और जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट के लिए भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर वही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यही नंबर है 7319924130। इसी नंबर पर आप पेमेंट करके भेजिएगा ना, और उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको टेस्ट में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो कई सारे फ्रेंड्स का डाउट रहता है, आशा करते हैं कि डाउट क्लियर हो। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आपको तो 7 नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, कोई मतलब कि कोर्स परचेज में प्रॉब्लम आता है तो, या फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो कॉल कर सकते हो, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में खबरों में रही कुनार नदी किन दो देशों के बीच होकर बहती है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन मैं दिया क्यों हूँ, तो भाई इसलिए दिया हूँ जो कि अभी न्यूज़ में था। देखिए ये नदी ना डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहती है, और न्यूज़ में क्यों है, जो कि भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच साझा कुनार नदी पर एक बांध बनाने के लिए अब किसको समर्थन किया है, तो भारत ने किसको समर्थन किया है, तो भारत ने अफगानिस्तान को समर्थन किया है, अफगानिस्तान को समर्थन किया है। तो इसलिए, और ये कुनार नदी पर जो है बांध बनाया जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और देख लीजिएगा, तो करंट अफेयर्स नहीं भूलोगे। तो नहीं भूलेगा मतलब है कि चीज़ों को डिटेल में पढ़े रहोगे ना तो आराम से आप चीज़ों को माइंड में रख सकते हो। अच्छा, कुनार नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो कुनार नदी देख रहे हैं इसे जो है ना कामा नदी के नाम से भी जाना जाता है, कामा नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की टोटल अगर मैं लंबाई की बात कर लूँ, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, बोल देता हूँ, तो लगभग 480 किलोमीटर लंबी है। एक प्रश्न और पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि हाल ही में कुनार नदी या कामा नदी चर्चा में था, तो ये कौन से पर्वत से निकलती है, तो हिंदू कुश पर्वत का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो हिंदू कुश पर्वत कि जो है ग्लेशियर को पिघलने से ये नदी वहां से निकलती है, पूछा जाता है ना। तो फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर दिया हूं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव, मैं क्या बोल रहा हूं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। यही इसको कई बार दे देगा कि बताओ कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2025 में यूनेस्को रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया है ना। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आंसर इसका लखनऊ, जो लोग टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हुआ क्या कि यूनेस्को ने कितने नंबर का, तो 43वें जो ये समरकंद में ये हुआ था, यूनेस्को ने कितने नंबर का, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपने 43वें महाधिवेशन में लखनऊ को रचनात्मक पाल कला शहर घोषित किया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भारत का कौन सा शहर को किया था, तो हैदराबाद को। किसको, हैदराबाद को, ये पहला, और दूसरा लखनऊ को किया है ना। तो भारत का 2 ही शहर है, अभी लखनऊ को किया गया। तो इस सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर लखनऊ है, पहले कौन था, हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है परवेग डायनामिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है। ये भी न्यूज में है, तो इसका वीर नाम है। डिटेल में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, आगे बढ़ जाते हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप सबको पता है कि उड़ीसा में किया गया है ना, उड़ीसा। चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं, तो भाई ये टेनिस के खिलाड़ी है। तो ये दिग्गज टेनिस के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कितने, तो 45 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की, और इसलिए ये न्यूज में भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू किया है, तो ये कौन कर सकता है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऐसा काम किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह चवांग कूट महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपने सर ये पूर्वोत्तर भाषा लग रहा है, इसका मतलब पूर्वोत्तर राज्य का ही होगा। हाँ भाई, पूर्वोत्तर राज्य का ही है। और कौन सा राज्य हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्य का होगा। तो आप सबको पता है कि राज्य यहाँ पे है मणिपुर, और यहीं पे ये मनाया गया है, ठीक। तो प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये जो है चवांग कूट महोत्सव 1 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, और इस साल भी 1 नवंबर 2025 को मनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रामदरस है, ये रामदरस मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। तो रामदरस मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो
ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे और ख़ास तौर पे बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखो, प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक शिक्षाविद रामदरस मिश्रा जो है, इनका कब निधन हुआ है? तो 31 अक्टूबर को है ना, 31 अक्टूबर 2025 का निधन हो गया। ठीक है, तो ये, और ये सबसे बड़ी बात है कि इनका जो निधन हुआ 101 साल की जब इनका जो निधन हुआ 31 अक्टूबर 2025 को, तो 101 वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया और दिल्ली में निधन इसका हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? चूंकि ये भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न और पूछे जाते हैं। चूंकि 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस, और कितने नंबर का था? तो ये 70वें स्थापना दिवस अपना मनाया, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश का डॉक्टर मोहन यादव है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू के उपयोग पर विधिगत प्रतिबंध करने वाला विश्व का पहला देश? चूंकि ये विश्व का पहला देश बन गया, तो ये मालदीव ने ऐसा काम किया। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कौन सा? तो एशियाई युवा खेल 2025 इसका आयोजन हो गया। आपको मैं बता दूं कब हुआ था। ठीक है, तो आप सबको पता है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशियाई युवा खेल 2025 आयोजित जो किया गया है, तो ये कहाँ पे? बहरीन में। बिल्कुल, जो लोग बहरीन टिक कर रहे हो, तो भारत ने बहरीन के कहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, मनामा होता है ना, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें भारत ने कितना भाई? तो भारत ने टोटल 48 पदक जीत लिया। कितना? 48 पदक जीता। 48 में देखा जाए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसलिए एशियाई युवा खेल महोत्सव 2025 ये बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ। भारत ने टोटल 48 पदक जीते। 48 में देखा जाए तो 13 स्वर्ण है भाई। ठीक है, 13 स्वर्ण है, 18 रजत है, 18 रजत है, और कांस्य कितना है भाई? तो यहाँ पे 17 कांस्य पदक है, 17 कांस्य पदक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपकी जो ये कंप्लीट मैं बुकलेट दूंगा इस टेस्ट का, वहां पे देख लेना, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगला प्रश्न है कि कटकारी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? मैं बोल रहा हूँ कटकारी जनजाति। तो देखो, ये जनजाति मुख्य रूप से 2 राज्य में इनकी बहुलता है। ये 2 राज्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखेगा गुजरात है ना, और गुजरात के नीचे आप जैसे जाओगे तो महाराष्ट्र आपको दिखेगा। ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। तो इस क्षेत्र में ये जनजाति पाया जाता है। तो आंसर क्या टिक करिएगा? ए करिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। बस काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में टाइफून कालनेमी ने किस देश में जो है दस्तक दी? बहुत पूछता है टाइफून कालनेमी, और अभी ये न्यूज़ में था। तो देखो, अभी ये फिलीपींस में जो है दस्तक दिया। देखो, टाइफून कालनेमी ने हाल ही में मध्य फिलीपींस में अपना जो है ये कह सकते हो जलवा दिखाया है। क्योंकि टाइफून ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में विकसित होने वाला घूमता हुआ ये तूफान है। टाइफून एक तूफान है, ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, है ना। और इसकी गति और आकार, इनकी तीव्रता अलग अलग होती है अलग अलग क्षेत्र में। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग देश में अभी बहुत परेशान कर रहा है। तो प्रत्येक साल जो है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अच्छा, इस साल जो मनाया गया है विश्व सुनामी दिवस, इस बार का विषय क्या है भाई, थीम क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। तो भाई इस बार का थीम है सुनामी के लिए तैयार रहे। यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनामी के लिए तैयार रहे, सुनामी के लिए तैयार रहे। और सुनामी की एक सेम शब्द है ना, सुनामी की निवेश में खर्च करें, सॉरी सुनामी
की तैयारी में निवेश करे। सुनामी के लिए तैयार रहे, और दूसरा शब्द है इसी में सुनामी, सुनामी की तैयारी, सुनामी की तैयारी में निवेश करे, निवेश करे। तो इस बार का जो थीम था, सुनामी के लिए तैयार रहे और सुनामी के तैयारी में निवेश करे। तो एक बार निवेश करे और तैयार रहे, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इस बार का थीम आपको याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाए। कानून के नियम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? बिल्कुल ये 86वां स्थान है भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक में है ना, कानून के नियम सूचकांक 2025 जारी किया गया है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो कौन आ सकता है? एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो ध्यान रखना, डेनमार्क है ना, मार्क है फ्रेंड्स पहले स्थान पे। भारत का स्थान 86वां है ना। पाकिस्तान कितने नंबर पे है? अच्छा, चाइना कितने नंबर पे है? तो चीन यहाँ पे ध्यान रखें, अगर चीन पूछा जाए तो ये भारत से क्या है, ये कह सकते हो नीचे है, मतलब 92वें स्थान पे इसका है। और पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान 130वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं चाइना से अच्छा पोजीशन भारत का है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये है पम्पादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न नहीं पूछता है स्टैटिक जीके में, तो जो करंट अफेयर्स में रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो करंट अफेयर्स में जोड़ के पूछा जाता है वैसे राष्ट्रीय उद्यान से। तो देखो पम्पादुम 16 नाम से पता चलता है, 16 राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो भैया देखो यहाँ पे जो राज्य है ना, यहाँ पे ये केरल राज्य पे है ना। तो अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विजयनगर युग के जो है कितना, तो 103 छिद्रित सोने के सिक्के खोजे गए हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में न्यूज़ में था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो उड़ीसा टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस भारतीय शहर को सबसे गंदा माना गया है? तो देखो भारत का कौन सा शहर है भाई? तो सबसे स्वच्छ तो सबको पता है, 10 लाख से ऊपर आबादी में इंदौर आता है। सबसे गंदा में मदुरै, और मदुरै कहाँ पे है? तो ये मदुरै किस राज्य में है भाई? कितने लोग बता सकते हो? तो ये तमिलनाडु में है ना, ध्यान रखना। तो ये मदुरै के तमिलनाडु को सबसे गंदा शहर जो है घोषित किया है। ठीक है, तमिलनाडु। आगे बढ़ जाते हैं। नवंबर 2025 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुरू किए गए प्रमुख आतंकवाद रोधी जो है ना अभियान का नाम क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसका नाम है ऑपरेशन शत्रु। ठीक है ना भाई, ये शत्रु नहीं है, ऑपरेशन शत्रु ही है, 6 है ना। तो ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है, कहाँ पे? तो भाई जम्मू कश्मीर में ही किया गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। तो किश्तवाड़ जिले में खास तौर पे, और किश्तवाड़ जिले में आतंकवादी को यहाँ से भगाएगा, मारेगा, तो इसलिए वहाँ पे शुरू किया गया, बस ध्यान रखना। तो ऑपरेशन शत्रु हो जाएगा ये। ठीक, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2025 में भारत AI गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए हैं? किस मंत्रालय ने 2025 में भारत AI गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किया है भाई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा काम किया है। तो आंसर क्या होगा भाई? सूचना किधर है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स हो ना, ये भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इसको रट लीजिएगा, प्रबल संभावना है चूंकि ये भारत है। तो देखो, भारत समावेशी नैतिकता और मानव केंद्रित AI मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2026 का मेजबानी भारत करेगा, है ना, 2026 का। चलो भाई, अगला प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा, इसका नाम क्या है देख लीजिए। तो पेलिड फिश ईगल की कौन सा? तो IUCN स्थिति क्या है? देखो, मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत कायदे से ये सब आप लोग जानते होंगे, है ना। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका ये लुप्त प्राय से है ना। तो आंसर क्या होगा? लुप्त प्राय या संकटग्रस्त, है ना, बोल सकते हो यहाँ पे। लुप्त प्राय बोलिए, संकटग्रस्त बोलिए। तो यहाँ से प्रश्न
पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखो, राज्य वन विभाग और वर्ल्ड वाइड फंड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WWF कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में कहाँ पे, तो टाइगर रिजर्व में जो है ना, पैलिड फिश ईगल के दुर्लभ घोंसले पाए गए। और इस पक्षी को, ये चूंकि ये पक्षी है, तो इस पक्षी को पलास सी ईगल या बैंड टेल्ड फिश ईगल भी कहा जाता है। और ये जो है पैलिड फिश ईगल कहा जाता है कि खासतौर पे ये जो तटीय इलाका होता है ना, उस क्षेत्र में रह सकते हैं, झील जो जहाँ पे झील है उस क्षेत्र में रख सकते हैं, नदी के किनारे रह सकते हैं ना। तो अभी ये न्यूज़ में था, तो इसलिए इसे लाल सूची मतलब संकटग्रस्त की श्रेणी में इसे रखा गया है और इनका घोंसले पाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में नमो वन, क्या मैं बोल रहा हूँ, नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी गई है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। ये हरियाणा में रखा गया है, मानेसर हरियाणा में है, आप सबको पता है, ये हरियाणा के मानेसर में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो आप सबको पता है कि भूपेंद्र यादव है। तो इन्होंने क्या किया कि वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान हरियाणा के मानेसर में नमो वन की जो है ना आधारशिला रखी। प्रश्न अच्छा है। और ये क्यों रखा? तो आप सबको पता है कि वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर में ना। और इस वर्ष इस समारोह का जो थीम है सेवा पर्व है, जो प्रकृति के प्रति आप सबको पता है कि उत्तरदायी को बढ़ावा देता है, तो सेवा पर्व है। अब उद्देश्य क्या होगा? तो जैव विविधता को मजबूत करना, बचाना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? अच्छा क्वेश्चन। तो ये DRDO के द्वारा भी किया गया है भाई, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा ऐसा काम किया गया है। तो आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी के साथ स्थापित होता है? तो पुर्तगाल के साथ, है ना, सबको पता ही है। 1498 में ही वास्को डी गामा आ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? मराठा का नेतृत्व तो ताराबाई के पास। जो कि ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले टेस्ट में, और तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको PDF दूंगा ना, ये बुकलेट उसमें है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूंगा। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर या फिर निम्नलिखित घटनाओं को ना सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है भाई। देख लो, तो जाहिर सी बात है जो पहले जो है पुरंदर दुर्ग पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था, तो इसको 1 कर लो, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये इन्होंने सूरत की पहली वहाँ पे विजय पाया था। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? राज्याभिषेक कराता है ना। राज्याभिषेक नहीं, 1 नंबर ये इसको रख लो, 2 इसको रख लो, हाँ। उसके बाद राज्याभिषेक करवाता है और 4 नंबर पे रख लो कर्नाटक पर आक्रमण। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3 ये। आगे बढ़ जाते हैं। अलीनगर की संधि किसके बीच में होता है भाई? सबको पता है ना अलीनगर की संधि, डुबा के मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला हो जाएगा ना। ये कैसे कर दिया भाई? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला यहाँ पे होगा, ये सिराजुद्दौला यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे गलती से टाइपिंग मास्टर क्या गलती कर दिया ना, सिराजुद्दौला हो जाएगा यहाँ पे। सिराजुद्दौला होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये है। आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल ये 1632 की बात है। देखो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक इन्होंने क्या किया, वहाँ जो गोलकुंडा के जो क्या थे सुल्तान थे, ये सिर्फ 500 पैगोडा सालाना टैक्स देने पर ना उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में क्या किया कि भाई बोला कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, है ना। तो माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने जो है टीपू सुल्तान को मारा था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, आपको पता है, तो चौथा हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो देखो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेज ने मराठा तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू को यहाँ पे हराता है। यह युद्ध कब होता है भाई? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, ये ध्यान रखना, तो 1799 में होता है, ठीक है। 1799 में लड़ा गया था। टीपू जो है ना मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था, जिसका जन्म होता है 1750 में, और इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है टीपू सुल्तान को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई,
R.M. बर्ड, जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है खासतौर पर, तो ये महलवारी व्यवस्था से संबंधित रखता है, ठीक है ना। और जैसे ही महलवारी व्यवस्था यहाँ पे देखा तो आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अस्थायी बंदोबस्त है ना, महलवारी व्यवस्था, रेतबारी व्यवस्था, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है, सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक जो है अखबार का स्थापना किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद है ना, इनके द्वारा किया गया था। इनका प्रकाशन कहाँ पे? 1912 में। बिल्कुल, जो लोग 1912 टिक कर रहे हो सही है भाई, 1912 ईस्वी में कोलकाता से होता था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। लो आ गया, तो बिल्कुल किन के द्वारा किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये इसलिए महत्वपूर्ण रहता है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र 1780 का ही बात है ना। 1780 ईस्वी में जो है जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका नाम द बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। फिर ये क्या किया कि बंगाल गजट किया था, ठीक है ना। इनका नाम था, हालांकि द बंगाल गजट के नाम से प्रसिद्ध था, है ना। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था, तो द बंगाल गजट के नाम से फेमस था। नाम ध्यान रखना, जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डेट भी ध्यान रखिएगा, 1780 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है बस्तर आंदोलन में जो है किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में तो बिल्कुल ये गुंडाधर जो है, गुंडाधुर नहीं है, गुंडाधर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बुक में गुंडाधुर ही दिखेगा इनका मेन वर्ड। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी पूछ लेते हैं। बस्तर आंदोलन तो ये 1910 ईस्वी की बात है, ठीक है। किसके खिलाफ होगा, कितने लोग बता सकते हो? तो देखो बस्तर विद्रोह ये भूमकाल आंदोलन के रूप में भी कह सकते हो कि जाना जाता है। और यह आंदोलन 1910 में मध्य भारत में, खासतौर पे बस्तर रियासत में ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है भाई दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है भाई स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? सबको पता है ना, ये 1929 ईस्वी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। वही ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी किया गया था नेहरू जी के द्वारा, तो मायने में रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधिक के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष का लिहाज के लिए बिना समानता होनी चाहिए? बहुत अच्छा अधिवेशन, मतलब ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। तो कराची अधिवेशन 1931 में ही ये हुआ था, ठीक है ना। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और इसमें यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो देख सकते हो हमारे संविधान में चीज़ें मेंशन है, लेकिन ये 1931 का कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसी समय ये चीज़ों को लाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब और किन के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको सब बता दिया हूँ, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से शुरू होता है भाई। देखो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी वहाँ का महाराष्ट्र में, लेकिन ये बाद में चलकर कालांतर में बंगाल इसका प्रधान केंद्र बना क्रांतिकारी केंद्र का, लेकिन पहले कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था। और यहीं से वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है युगांतर और संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिकाओं द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया था, आपको पता है ना। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के पश्चात विधान परिषद में भाग लेने के प्रश्न पर होता यह है कि
यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है और वहीं पे मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन करता है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका, तो जाहिर सी बात है परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना था और विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन करने वालों को परिवर्तनवादी भी कहा गया था उस समय। तो प्रश्न पूछता है तो आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जास्कर हिमालय निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हूँ जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा बहुत कायदे से, और आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ पढ़ोगे तभी पढ़े होंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको डायग्राम से समझा देता हूँ तो ये लंबे समय का याद। यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, है ना, यहीं पे ना लद्दाख जास्कर सारी श्रेणी आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको महान हिमालय दिखेगा, मध्य हिमालय, यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिखेगा। तो कायदे से मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो किसका हिस्सा है, तो सबको पता है भाई, जास्कर श्रेणी जो है ना ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, बहुत पूछता है, हालांकि क्वेश्चन तो आसान है। तो देखो महाराष्ट्र में देखा जाए तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है ना, नाम से जाना जाता है। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी किधर है भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना लो जरा सा, देखो ताप्ती नदी इधर है, आपको पता है। तो यहाँ पे सह्याद्री है ना, पश्चिमी घाट को यहाँ पे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये कन्याकुमारी तो यहाँ तक फैला हुआ है। बहुत प्रश्न पूछता है इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ताप्ती नदी इधर है, आपको सह्याद्री दिखेगा इसका हिस्सा कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने पर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और देखो इनकी जो टोटल विस्तृत है लगभग 1600 किलोमीटर है। इस पर्वत का जो ऊंचाई है सह्याद्री की औसतन देखा जाए तो ये 1200 है ना, 1200 मीटर। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलता है, ऊपर में आपने देखा होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कहाँ के लिए बोलिएगा नहीं बताया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई, देख लो। उत्तरी सह्याद्री का सह्याद्री का जो सर्वोच्च जो शिखर है इनका नाम है काल सुबई। और काल सुबई की टोटल जो ऊंचाई है 1646 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री का यहीं पे उत्तरी की जगह पे दक्षिणी लगा दो, तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है, इनका नाम है कुद्रेमुख, ठीक है। और ये कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है 1892 मीटर। तो ये प्रश्न पूछ लेता है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न है सिक्किम जो भारत में है और चीन के मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं, कौन सा, तो नाथुला दर्रा, सबको पता है, आप लोग को पहले वाले टेस्ट में भी कर चुके हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। भाई लो आ गया ना, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। दो नदी प्रसिद्ध है, नर्मदा और ताप्ती, बहुत पूछता है। तो नर्मदा है, ताप्ती ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान रखना। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में भाई, ठीक है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के निकट स्थित है ना। तो ऑप्शन चूंकि ये 2002 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये PYQs लिया हूँ, तो प्रेजेंट टाइम में गोलकुंडा ये तमिलनाडु में आ गया है ना, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये दार्जिलिंग जिला किस राज्य में का भाग है भाई, दार्जिलिंग बिल्कुल ये पश्चिम बंगाल का है भाई, ध्यान रखना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे होगा। कोयना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है भाई, कोयना बांध ये भी महाराष्ट्र में है। अच्छा, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है भाई, तो किसका, गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, लो एस्चुरी बनाती है, ये प्रश्न पूछ दिया है। तो कौन सा नदी बनाती है, बिल्कुल ये ताप्ती नदी हो जाएगा। ताप्ती और नर्मदा दोनों हो जाएगा, लेकिन नर्मदा तो है नहीं, तो ताप्ती आंसर टिक कर दीजिएगा आप। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है ये नदियाँ। ज्वारनद मुख निम्न से कौन सी नदी बनाती है, लो अब देखो इस बार क्या है, ताप्ती ये है, तो ताप्ती आंसर टिक करिएगा ना, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, बहुत पूछता है ये प्रश्न। तो टर्सरी काल आंसर टिक कर लीजिएगा, ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैं बुक लिख दूंगा, ऐसे मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं भाई, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपने जरूर सुना होगा। आगे बढ़ जाते हैं।
एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? तो ये लिंग गुणसूत्र होता है भाई। नेक्स्ट है जीवों के दिनाम पद्धति को दो घटक कौन से हैं? तो इनके दो घटक हैं वंश और जाति विशेष। बहुत करे से हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं, पहला चैप्टर ही मैं पढ़ाया हूँ और डुबा डुबा के। निम्नलिखित में से किसके शरीर में जो है एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर आता है? तो ये मछली में होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं मछली का पूरा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? पाचन ग्रंथि कौन सा है? तो पहला लीवर है, दूसरा अग्नाशय है, बस पेनक्रियाज है ना। पाचन ग्रंथि दूसरी कौन सी है? पहला लीवर। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है भाई, कौन करता है? तो परितारिका करता है ना, परितारिका, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु थी कपास था भाई। निम्न में से कौन सा शहर सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को जानते हैं ना आप लोग, पिछले वाले टेस्ट में डिटेल में चर्चा हम लोग किए हैं। तो देखो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में देखा जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया जैसे गैस पाई जाती है और इसका गुरुत्वाकर्षण जबकि बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो छोटे छोटे उनका पिंड होता है ना, उससे अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना प्लेटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पृथ्वी से हटा दिया है ना, 2006 में हटा दिया प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में। वह बिंदु जहां भूकंप उत्पत्ति होता है ना, शुरू होता है, तो भूकंप केंद्र उसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी का मुख्य केंद्र हो कहाँ पे? तो मतलब ज्वालामुखी का मुख्य केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्रेटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक है भाई, क्या आवश्यक होगा? तो भूमि भी चाहिए, श्रम और भौतिक पूंजी भी चाहिए, हमें सामाजिक संस्थाएं की जरूरत नहीं है तो कम से कम भूमि और ये दोनों तो चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और नियोजित निवेश नियोजित बचत, देखो बचत और निवेश दोनों का बात कर रहा है, नियोजित को छोड़ दो, वैसे ही आपको घुमाने के लिए दिया है। तो कह रहे हैं कि अधिक होने का क्या तात्पर्य है? तो जाहिर सी बात है मांग की अधिकता होगा तब होता है। आगे बढ़ जाते हैं, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पूछा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार के जो है स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? तो जिसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। देश की सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पृथ्वी में जो है उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ पृथ्वी में होना चाहिए, पृथ्वी पर होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो हीरा है भाई ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से सब हीरा है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, यह कार्बन के प्रमुख अपरूप में से एक है हीरा। यह जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है और इसका अपवर्तनांक जो होता है ना हीरा का, ये भी थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ, अपवर्तनांक पूछा जाता है तो 2.417 होता है। जिन हीरों से शीशा काटा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो जिस हीरा से शीशा काटा जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। और यह सभी पदार्थ में सर्वाधिक कठोर होता है बोट, तो हीरा से ही शीशा काटा जाता है, समझ रहे हो ना। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन जो मिल जाए, जो ना मिले रासायनिक परिवर्तन, एक ही चीज़ मैंने बोला था। तो उबलता हुआ पानी क्या है भाई? ये मिल जाएगा, उबलता हुआ पानी फिर से ठंडा हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये बहुलीकरण क्या है? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और दहन क्या है? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। देखो प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण रासायनिक परिवर्तन है। आप ये प्रकाश संश्लेषण कैसे रासायनिक परिवर्तन? भाई ये रासायनिक परिवर्तन है, डिटेल में बता चुका हूँ, आप जाके देख लेना दोनों में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है? कितने लोग बता सकते हैं मोनोजाइट से क्या प्राप्त होते हैं? बिल्कुल थीरियम। तो देखो मोनोजाइट एक रेडियो एक्टिव खनिज है जिसमें थीरियम नहीं होना चाहिए, थोरियम होगा। थीरियम पढ़ दिया हूँ क्या? कोई बात नहीं, ये टाइपिंग वाला ना बड़ी परेशान करता है। थोरियम होगा, माफी चाहता हूँ। तो थोरियम जिससे थोरियम प्राप्त होता है। यह भारत में कहाँ पे?
तो देखो भारत में किस राज्य में पाया जाता है ये थोरियम का भंडार कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो भाई यहाँ पे केरल टिक करना। केरल के बाद कहाँ पे होगा भाई? तो उड़ीसा में भी, यहाँ पे भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है। कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में नीचे आ जाओगे तो आंध्र प्रदेश में भी है। तो बस ध्यान रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, सॉरी सबसे ज़्यादा केरल में। अगला क्वेश्चन है, कुलाइदी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना कहलाती है। तो हम लोग टिंडन प्रभाव कहते हैं इसे। देखो टिंडन प्रभाव आपने पढ़ा है ना कि कुलाइदी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव वह परिघटना है या फिर वह घटना है जिसमें एक कुलाइदी विलयन के कण प्रकाश की किरणों को परिकिरणित कर देता है जो उन पर निर्देशित होती है, जिसे टिंडन परिकिरण के रूप में भी जानते हैं। हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड परिकिरण प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था? तो भाई हीलियम का नाभिक था इसका। आगे बढ़ जाते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20 है तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। आइए हम लोग सीख लेते हैं, हालांकि मैं बहुत कायदे से इसे पढ़ा चुका हूँ, है ना। देखिए फ्रेंड्स, परमाणु, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक को थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, है ना। प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक शब्द में बोल रहा हूँ, उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना। ये ध्यान रख सकते हो। तो मान लो कि कोई एलिमेंट है, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ सोडियम को ही, ठीक है, या कोई भी तत्व ले सकते, कैल्शियम भी ले सकते। मैं क्या करता हूँ, सोडियम ही ले लेता हूँ, Na, है ना। सोडियम को Na से सूचित करते हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक क्या है भाई? 11 है। और परमाणु भार, ऊपर वाले में भार होता है, ये 23 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे इसका जो है, मान लो कि सोडियम का, एक मिनट और इसे मैं छोटा करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, यहीं से आप समझ जाइएगा। हालांकि मैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर में पढ़ाया हूँ ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझा दिया हूँ। तो देखो ये परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है, तो आप कहेंगे सर परमाणु क्रमांक यहाँ पे इसका 11 है सोडियम का। तो कलर चेंज करता हूँ, जस्ट वेट, एक मिनट। ये परमाणु क्रमांक इसका 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा, ठीक है। और परमाणु भार कितना हो जाएगा सोडियम का? तो ऊपर वाला परमाणु भार होता है, ऊपर वाला यहाँ पे लिख देता हूँ परमाणु भार, और नीचे वाला क्या होता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक ना। तो आपने देख लिया। अब आप कहिएगा सर अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये परमाणु क्रमांक जितना होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होता है। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखो परमाणु जो द्रव्यमान है ना, ऊपर वाला ये जो देखे 23 जो है सोडियम का, तो इसी में परमाणु द्रव्यमान बोलिए चाहे परमाणु भार बोलिए, तो लिख दीजिए परमाणु भार ही लिख देता हूँ। इसमें कौन कौन रहता है भाई? तो जाहिर सी बात है इसमें परमाणु संख्या रहता है, परमाणु संख्या को जोड़ देते हैं। परमाणु संख्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या निकाल दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो देखो परमाणु भार कितना है? 23 है, और परमाणु संख्या कितना है? तो 11 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 23 में से 11 गया तो 12, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। देखो ये सब बहुत कायदे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब हालांकि आंसर टिक कर लो। तो कह रहा है कि कोई एलिमेंट है ना, मान लो कि ये कोई एक्स एलिमेंट है, यहीं पे तो पूछा है आपसे कि कोई एक्स एलिमेंट है और इसका परमाणु क्रमांक नीचे वाला कितना है? 10 है, और परमाणु भार 20 है, ऊपर वाला 20 है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हो? तो पहले प्रोटॉन की संख्या तो आपने देख लिया, न्यूट्रॉन की संख्या भी आप आराम से निकाल सकते हो, दिखा दिया हो। तो ये भी 10 ही निकल जाएगा जो कि 20 है। तो 20 में से आप परमाणु संख्या निकाल दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यूरेनियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस यूरेनियम का क्या है? 92, यहाँ पे 92 क्या है यूरेनियम, और 92 है यहाँ पे, और ये 238 है,
2 यूरेनियम है, यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार 238 है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें परमाणु होते हैं, कौन कौन सा होता है देखो। तो जाहिर सी बात है ये क्या क्या निकालोगे यहाँ से, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे परमाणु भार कितना है 238, ठीक। परमाणु क्रमांक कितना है 92 होगा। अब देखो जितना परमाणु क्रमांक होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, वही होगा 92, उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगा 92, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा भाई, तो बोला ना कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देना, तो परमाणु भार कितना है 238 में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए 92, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो आप कहेंगे 146, है ना। कैसे करोगे, देखो 8 में से 2 गया तो 6, ये बचा 13, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, और ये बचा अब 146 न्यूट्रॉन की संख्या बचा। तो यही तो है परमाणु क्रमांक कितना, प्रोटॉन की संख्या 92, न्यूट्रॉन की संख्या 146, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92, यही आंसर। तो ये तरीका बस निकालने का मैं सिखा दिया हूँ बहुत कायदे से आपको, यार बड़ी लंबा वीडियो हो गया ना। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये टेस्ट है यार, यहाँ पर डिटेल में करवाने लगूंगा तो ये 4 घंटा लग जाएगा 100 क्वेश्चन को करवाने में और डिटेल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन मस्ट है, उसको कर लेना। समस्थानिक के रासायनिक गुण और समान होते हैं क्योंकि उनमें क्या होगा, तो इसमें परमाणु भार समान होता है समस्थानिक में, संभारिक नहीं पूछा है, समस्थानिक पूछा है। तो आंसर क्या होगा डी, परमाणु क्रमांक समान होता है। आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होता है, तो स्थिर रहती है। किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के जो है विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है भाई, तो इनका ये आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। देखो भाई फोनोमीटर से ध्वनि तीव्रता, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की विशिष्ट घनत्व, एमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, ये सब आप सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो भाई कौन सा बी हो जाएगा विस्थापन, ये सदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या होता है, तो उसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश राशि में दोनों होता है। तो 100 में क्या है, सदिश राशि में मैक्सिमम वो का सेंस आता है, वेग, विस्थापन, वजन, ये सब सबका सदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है तो विस्थापन इसमें क्या बोला कि अदिश नहीं है, विस्थापन इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओहो सॉरी बोला कि अदिश नहीं है, तो भाई ये वो से सेंस आ रहा है ना, तो ये क्या है सदिश है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। आगे बढ़ जाते हैं। भार का मात्रक क्या होगा, भार का मात्रक न्यूटन को, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो वही न्यूटन महोदय। आगे बढ़ जाते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी, ये 88 काट दो भाई, तो कह रहे कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है भाई, इसमें दोनों ऊर्जा होगा, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा ना, तो आंसर इसका ये। अगला क्वेश्चन देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। कह रहे यदि स्थिर है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है किसका है, तो आप कह सकते हो कि यह जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम को फॉलो कर रहा है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा वस्तु का, तो पानी में डूब जाएगी वस्तु। चलिए, पहाड़ों पर जो है पानी कब उबलता है, समुद्र के तल के कम ताप पर होगा ना, हाँ यही होगा, समुद्र के तल के कम ताप। आगे बढ़ जाता है, अगले क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान नहीं है। राज्य प्रमुख का नाम, ये प्रधान नहीं है, बाकी सब हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है।
बिल्कुल डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया भाई, प्रस्तावना में 1 बार भी संशोधन नहीं किया गया ना, तो आंसर यही गलत था। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 275 से संबंधित है। इसमें निम्न से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये कौन सा 26 अनुच्छेद आर्टिकल 26। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 में। रूस में जो ये ड्यूमा है क्या है भाई, तो यह संसद है, वहाँ के संसद का ड्यूमा ही नाम है ऐसा। संसद की गणपूर्ति निश्चित वही है, तो ये आपको पता है कि सदन के सदस्य का 1/10वां भाग है ना, 10वां भाग। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा का बोला हो तो किसको करेगा, राष्ट्रपति को करता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है भाई, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो यजुर्वेद में ये प्रावधान है। फ्रेंड्स टोटल मैंने आपको चूँकि आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट में लास्ट में करवाया हूँ, कारण क्या है कि आप ही लोग का डिमांड रहता है कि सर 1 घंटा के अंदर में करवा दीजिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं तो करवा दिया। जहाँ पे मुझे लगा कि इसे डिटेल में करना चाहिए, जो अभी मैं जो टेस्ट करवा रहा हूँ कॉमन नहीं है, उस पर डिटेल में मैं चर्चा भी कर देता हूँ ना, और ये होना भी चाहिए। आपका क्या दायित्व है कि आप क्या करो, ये जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, प्रिंट आउट करवा लेना बाबू सबको, जैसे करंट अफेयर्स का है या बाकी सेक्शन का, देख सकते हो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़ जाइए, तभी आप में निखार आएगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर जो भी बन रहा है, तो कुछ नया फैक्ट्स आपको दिख रहा होगा, तो प्रिंट आउट करवाओगे ना, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना, बस बोनाफाइड बन जाइएगा आप। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके टक्कर में कोई नहीं होगा और 1 सीट कंफर्म आपका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, बहुत नॉमिनल फी है, सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।